हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में नीट सैम्पल पेपर 5 के लास्ट 10 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। एन इलेक्ट्रिक फैन हैज ब्लेड्स ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर। ये फैन है मान लीजिए, और उसके बाद में ये जो ब्लेड्स हैं इसका लेंथ है 30 सेंटीमीटर, मतलब आर जो है सो 30 सेंटीमीटर है। मेजर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ओके, इफ द फैन इज रोटेटिंग एट 120 रेवोल्यूशन पर मिनट, इसका फ्रीक्वेंसी जो है 120 रेवोल्यूशन पर मिनट है। इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 100 रेवोल्यूशन पर 60 मिली सेकेंड। रेवोल्यूशन पर सेकंड को हर्ट्ज कहते हैं। दो बार में कट गया हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी में पता चल गया 2 हर्ट्ज है। हर सेकंड में 2 बार घूमता है। द एक्सलेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द टिप ऑफ द ब्लेड, ये टिप है, यहाँ पर उसका एक्सलेशन कितना है, एक्सलेशन पूछ रहा है। यहाँ पर कितना एक्सलेशन है। जब इस राउंड में घूम रहा है, इस सर्किल में घूम रहा है, तो एक्सलेशन हर जगह है। यहाँ पर जो एक्सलेशन है उसका कौन सा एक्सलेशन है, ये यदि यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है तो एक्सलेशन केवल रेडियल है, सेंट्रीपिटल एक्सलेशन कहते हैं। और वो सेंट्रीपिटल एक्सलेशन डिपेंड करता है आर पे। ये सेंट्रीपिटल एक्सलेशन रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सलेशन कहते हैं। ये होता है v²/r। ये आर पर डिपेंड करता है और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन ये वेलोसिटी खुद ही ओमेगा पर डिपेंड करता है, v/ωr, और ओमेगा फिक्स्ड है। ओमेगा = 2πf। ओमेगा = 2πf, ये फिक्स्ड है फॉर ऑल पॉइंट्स। फॉर ऑल पॉइंट्स ये साइन है फॉर ऑल के लिए। जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पर सबके लिए ओमेगा फिक्स है, क्योंकि वो सेम टाइम लेगा एक कंप्लीट राउंड लगाने में। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ वाला जो से देरी से या जल्दी से पहुंचेगा कंपेयर टू यहाँ। लेकिन वेलोसिटी यहाँ ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो वेलोसिटी डिफरेंट हो सकता है लेकिन एंगुलर स्पीड वो सबका सेम है। तो इसको लिख सकते हैं ω², एक आर कट गया r। ये है रेडियल एक्सलेशन या सेंट्रीपिटल एक्सलेशन। ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, ओमेगा होता है 2πf² r, और 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर f का स्क्वायर ये 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, और r का वैल्यू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। सबको असाइनमेंट में लिखते हैं। कितना आ गया, 4 4 16 π², ये 0.3 है, 3/10। π² का वैल्यू बहुत हद तक जो है सो 10 के करीबन होता है। समथिंग आप निकाल कर देखोगे तो 0.85 ऐसे कुछ आता है। तो 10 के करीबन हम लेके कैलकुलेशन कर लेते हैं। जब तक हमारा सारे ऑप्शंस बहुत क्लोज नहीं होंगे हम इसको यूज कर सकते हैं। 10 × 3/10 कितना आया, 48 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैलकुलेशन इजी कर देता है। 48 के करीब में कौन है, ये आपका आंसर है। और आप कह सकते हो कि नहीं ये 50 भी तो बहुत क्लोज है, लेकिन उतना का डिफरेंस ही नहीं देगा। आप थोड़ा ध्यान से यहाँ देखो, ये π² का वैल्यू जो है हमने ज़्यादा ले लिया है। एक्चुअली 9.85 आता है, हमने ज़्यादा वैल्यू रख दिया है, तो हमारा जो वैल्यू है वो ओवर एस्टिमेटेड है, रियल से ज़्यादा है। ये 48 रियल से ज़्यादा है, तो ये 47 ही सही है, 50 नहीं जाएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी ओवर एस्टिमेट कर दिया 48। हमारा आंसर है 48, तो आंसर रियल आंसर 47 है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस मूव्ड बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट। यहाँ से स्टार्ट किया, रेस्ट में है और मूव कर रहा है इन द 4th सेकेंड 5th सेकेंड ऑफ जर्नी। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला में हम लोग यूज करते हैं। nth टाइम में जो डिस्टेंस को ट्रेवल करता है वो होता है u प्लस एक्सलेशन बाय 2 ट्वाइस ऑफ n-1। ये फॉर्मूला वैलिड है
हर सिचुएशन के लिए, जैसे यहाँ पर फ्रीली फॉलिंग है सिचुएशन है, इस केस में फ्रीली फॉलिंग बड़ी है। यदि हम इस केस में देखें प्लैंक लेकर, वहां पे एक एक्सलेशन है, राइट। यहाँ पर एक्सलेशन जो है वो जी साइन थीटा होता है, ये कांस्टेंट है। बस ये एक्सलेशन को कांस्टेंट होना चाहिए, चाहे इधर हो या जब एक प्लेन पर जो है कोई ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है कांस्टेंट एक्सलेशन से, तो वहां पर ये फॉर्मूला हर जगह लागू हो जाता है। ये कोई जरूरी नहीं कि इधर ये लागू होगा या इधर लागू होगा या इधर लागू होगा, हर जगह लागू होगा। केवल कंडीशन यही है कि एक्सलेशन जो है सो कांस्टेंट होना चाहिए। तो रेशियो बताना है फोर्थ और फिफ्थ के बीच में जो डिस्टेंस टेबल किया है, फोर्थ और ये फिफ्थ। फोर्थ में कितना, यू स्टार्ट किया 0 से, 0 प्लस a/2, यहाँ a जो है g है, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो भी फैक्टर आउट हो जाएगा। 2n-1, इसका डबल से 1 कम 7, इसका डबल से कम 9, a/2 चला गया 7/9, क्या आपका आंसर 7/9, ऑप्शन नंबर 2। तो इस फार्मूला काफी हैंडी आता है काम यहाँ पर, और इसको यदि आप याद रखें तो बहुत इजीली बन जाता है। यदि आपको ये फार्मूला नहीं याद है तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। आपको क्या करना है, तो 4 और 5 सेकंड बोला है, तो t = 3, t = 4, t = 5, ये 5th सेकंड है और ये 4th सेकंड है। थर्ड एंड हुआ और फोर्थ यहाँ से 4 स्टार्ट हो गया और 4 यहाँ एंड हो गया, 4 एंड हुआ और 5 यहाँ एंड हुआ, तो 5th सेकंड है। तो हम क्या करते हैं, ये स्टार्ट है यहाँ पर t = 0, u = 0, हम यहाँ से डिस्टेंस में मेजर कर लेते हैं, हाइट, इसको h1 कहते हैं, इसको h2 कहते हैं और इसको h3 कहते हैं। और h3 में से h2 को माइनस करेंगे तो 5th सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो पता हो जाएगा। h2 में से h1 माइनस करेंगे तो ये जो 4th सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल किया वो पता हो जाएगा। तो हम सबको निकालते हैं, h1 = ut प्लस h = ut प्लस हाफ t स्क्वायर, फार्मूला यहाँ g हो जाएगा gt², u 0 है तो केवल हाफ gt², हाफ gt², t कितना है यहाँ पर 3 है, 4.5 g, h2 0 प्लस हाफ g, t कितना है 4 स्क्वायर 8 g, h3 0 प्लस हाफ g, t² 5 स्क्वायर 12.5 g। ये जो डिफरेंस है वो बता रहा है S3 S4, और ये डिफरेंस जो है वो बता रहा है S5 S5/S4, नहीं उल्टा है, S4/S5। कितना है ये डिफरेंस, 8 - 4.5 g, ये कितना है 12.5 - 8 g, ये g चला गया, ये 4 बचा, नहीं 4 नहीं, ये 3.5 और ये 4.5, 7/9, सेम आंसर। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रेसिस्टिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज 10⁻⁻7 मीटर ओम मीटर। रेसिस्टिविटी है 10⁻⁻7 ओम मीटर। एक पोटेंशियोमीटर वायर है, वायर जो होते हैं पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, ये तो बेस्ट मेथड है देन एमीटर, लेकिन थोड़ा कम्बरसम है, बड़ा सा वायर को यूज करना पड़ता है, तो ये पोर्टेबल नहीं होता। एनीवे, व्हेन ए करंट 0.1 एम्पियर करंट दिया है, 0.1 एम्पियर का फ्लोज थ्रू द वायर, द पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछ रहा है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या है, अब क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया है,
10⁻⁶ स्क्वायर मीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट होता है, ये पोटेंशियल हुआ डिफरेंस, और ग्रेडियंट मतलब कि ये डिस्टेंस, पर यूनिट डिस्टेंस जो चेंज होता है पोटेंशियल में, उसे हम कहते हैं ग्रेडियंट। हीट ग्रेडियंट भी कर सकते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर पर यूनिट डिस्टेंस में जो टेम्परेचर चेंज करता है उसे टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ों का ग्रेडियंट आप निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट, पर यूनिट सेकंड में जो वेलोसिटी चेंज आता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ये निकालना है, कितना है ये बताना है, ठीक है। ये हमारा वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई। रेजिस्टेंस में पता है रो एल बाय ए, इसका लेंथ मान लेते हैं यहां से यहां तक एल है। तो करंट कितना होता है? करंट होता है, ये जो पोटेंशियल है यहाँ पर, ये जो पोटेंशियल है भी, यहाँ पर भी है, यहाँ 0 है, भी बाय या आर, भी बाय आर, आर की जगह पर लिखते हैं रो एल, ये इधर, और भी बाय एल जो है यही है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ डेल भी बाय डेल, यहाँ पर एक्चुअली हम डेल भी लिख सकते थे, और डेल एल मीन्स L2 माइनस L1 कर सकते थे, डेल एल कर सकते थे। यहां से यहां तक डेल एल है, कितना लेंथ में चेंज है। तो ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट है। आ गया यहां से हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट I टाइम्स रो बाय ए। I कितना है 0.1 एम्पियर, रो कितना है 10⁻⁷, और एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया है 10⁻⁶, 10⁻², ये वोल्ट पर लेंथ पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, ये आपका आंसर है 10⁻² वोल्ट पर मीटर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द करंट आई इन दिस गिवन सर्किट इज, कितना है? ये 4.8 वोल्ट है, ये 3 है, ये 6 है, ये 6 है। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये 4.8 वोल्ट हो गया, ये और ये दोनों सीरीज में है, 6 और 6 मिलके 12 ओम हो गया, और ये 3 ओम हो गया। और इसको हम कर सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट। ये 12 और 3 है, पैरेलल में है, तो 12 टाइम्स 3 प्लस 12/4, 3 कितना हो गया 36/40, 15 इतना हो। और ये 4.8 वोल्ट है। करंट पूछा है, कहाँ करंट पूछा है? यहाँ जस्ट बैटरी से जो निकला है वो, इस समय पूछा भी नहीं है। तो करंट कितना हो जाएगा 4.8 वोल्ट, I इक्वल टू V बाय आर, ओम्स लॉ, बाय ये यहाँ पर जो वैल्यू है 36/15 कितना हो गया, ये चलाया नीचे, 12 × 36, 12 × 48, 3 × 5 15, 5 × 10, 2 × 4, सब मिला के 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। तो ये काफी आसान था। यहाँ पर ये दोनों सीरीज में है, ये पैरेलल में है, सीरीज मिल के बन गया 12 ओम, 6, और ये पैरेलल में है। तो यदि पैरेलल में रहता है तो उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं दोनों के सम से। तो यहाँ पर 36/15 आया। और करंट निकालना है, ओम्स लॉ लगाते हैं, V बाय आर इक्विवेलेंट यहाँ, और करंट हमें मिल गया 2 एम्पियर। आप चाहते से तो दूसरे तरीके से ऐसे भी बना सकते थे, यह सर्किट ABC,
इसको हम एक लूप ले लेते हैं और इसको एक दूसरा लूप ले लेते हैं। ये 4.8 वोल्ट है, इसमें से करंट I गया, यहाँ से करंट I1 आया और जो I में से I1 इधर चला गया, जो बचा सो इधर। अब हम किरचॉफ लॉ लगाते हैं लूप 1 में, लूप 2 में, और तब हमें पता चल जाएगा I कितना है। लूप 1 में यहां से चलना शुरू करते हैं। ये कम है, ये ज्यादा है, तो ये डिफरेंस माइनस में आ गया, -4.8 वोल्ट। इसका पोटेंशियल कम है, इसका ज्यादा है, तो ज्यादा में से कम को कम में से ज्यादा को माइनस किए, 4.8 इधर आ गया। ये कितना है, यहां पर ड्रॉप हुआ I1 टाइम्स ये 3 ओम है, ये 6 ओम है और ये 6 ओम है। I1 टाइम्स 3 इधर से वापस खत्म, तो I1 हमें तुरंत मिल गया 4.8/3, सो 1.6 एम्पियर। इससे ज़्यादा ही आई होगा। लूप 2 में चलते हैं। इधर से चलते हैं, I माइनस I1 V टाइम्स R, I टाइम्स R 6, यहाँ भी वही करंट जा रहा है, I माइनस I1 टाइम्स 6। अब यहाँ से ऑपोजिट हो गया, इस करंट को अपोज कर रहा है, करंट के हम एलोंग चल रहे थे, अब एक करंट अपोज करने लगा, तो माइनस I1 3। इसका रेजिस्टेंस V इसका टू IR जो है, IR इसका जो सम है सब वो 0 होता है किरचॉफ लॉ में। तो ये कितना हुआ, ये हो गया 12I माइनस I1 इक्वल टू 3I1, और 3I1 हमें पता है 1.6, 4.8, तो I माइनस I1 कितना आया, इस 12 को उधर ले गए, 4.8/12। I कितना हुआ, I1 प्लस से 0.4, I1 ऑलरेडी निकाले हुए हैं 1.6, 1.6 प्लस 0.4, फाइनली I इक्वल टू 2.0 एम्पियर। सेम, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंथी हो जाता है, ये इजी है निकालना। जैसे सीरीज पैरेलल के कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल कर हम करंट निकाल सकते हैं, वो ज़्यादा आसान होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए हीटिंग कॉइल लेबल्ड एज 100 ओम टू 20 वोल्ट। हीटिंग कॉइल है, तो कॉइल है, जस्ट रेजिस्टेंस होता है, इसको कहीं इस पर कनेक्ट किया गया है किसी से। अब क्या किया सेकंड केस में, द कॉइल इज कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स, इसको यहां से कट कर दिया, तो इसका रेजिस्टेंस R/2 हो गया, इसका R/2 हो गया, टोटल था। और उसके बाद में उसको जो है सो 2 पीसेस को ज्वाइन इन पैरेलल टू द सेम सोर्स, पैरेलल में करके उसको उसी सोर्स से लगा दिया। एनर्जी नाउ लिबरेटेड पर सेकेंड इज, इसको यहाँ 220 वोल्ट है, ये 220 वोल्ट में ही लगा दिया। उसने क्लियरली कहा नहीं, लेकिन आंसर आएगा तभी जब आप 220 वोल्ट में लगाएंगे। तो एनर्जी नाउ लिबरेटेड कितना है, अभी कितना लिबरेट हो रहा है यहाँ पे एनर्जी, 100 वाट पर सेकेंड। यहाँ पर अभी पावर कितना है, इसको 220 से कनेक्ट किए हैं तो 100 वाट है। 100 वाट का मतलब ही है, वाट मतलब जूल पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी ये दे रहा है। अब इसको काट दिए, आधा आधा कर दिए, ये R/2 हुआ, ये R/2 हुआ, और भाई 220 वोल्ट में इसको लगा दिए। इसको हम कह सकते हैं ये 220 वोल्ट, ये कितना हो गया R/4, ये पैरेलल में है और दोनों का रेजिस्टेंस सेम है। तो यदि सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसका आधा हो जाता है। 3 रहता है तो 1/3 हो जाता है, 4 रहता है तो 1/4 हो जाता है।
यहाँ 2 है तो 1 हाफ हो गया, तो आर बाई टू ये ऑलरेडी है, उसका हाफ आर बाई टू 4 हो गया। अब यहाँ पर जो पावर है वो कितना होगा, पावर क्या होता है आई स्क्वायर आर। कितना करंट फ्लो कर रहा है, 220 से कनेक्टेड है बाय आर बाय 4। करंट निकाले यहाँ से V बाय आर, ये फॉर्मूला यूज की, आई स्क्वायर आर की जगह पर आर दी, 220 टाइम्स 4 स्क्वायर बाय आर स्क्वायर टाइम्स आर, एक आर चला गया, 220 टाइम्स 4 स्क्वायर बाय आर का वैल्यू रखना पड़ेगा। आर का वैल्यू कहाँ से निकालें, आर का वैल्यू इसका रेटिंग से निकाल सकते हैं, वाट इज इक्वल टू वोल्ट टाइम्स एम्पियर, W वाट वोल्ट, एम्पियर जो है सो आई को लिख सकते हैं V बाय आर, और तब यहां से हमें आर पता चल गया V स्क्वायर बाय W, और V कितना है 220, W है 100, 484 ओम हो गया। वही आर यहाँ पे मुझे 484 लिखना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 22 का स्क्वायर 484 ऑलरेडी हो गया, 10 का स्क्वायर 100 और ये 484, 400 वाट मतलब 400 जूल पर सेकेंड, 400 जूल पर सेकेंड। तो काट के इसको सीरीज पैरेलल में कर दिया, अब 400 जूल पर सेकेंड दे रहा है, पहले तो 100 जूल ही पर सेकेंड दे रहा था, 400 जूल पर सेकेंड, काफी ज्यादा एनर्जी दे रहा है। तो इसको ऐसे बना लिया, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्वायर लूप एबीसीडी ऑफ साइड एल कैरिंग ए करंट आई स्मॉल आई इज प्लेस्ड नियर द कोप्लेनर उसी प्लेन में विथ ए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई। ओके, इसको बनाते हैं, ये है लॉन्ग एक्स वाई कंडक्टर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है आई, और इसके कोप्लेनर इसी प्लेन में, ये हमारा स्क्रीन के प्लेन में है, उसी प्लेन में एक स्क्वायर है, लूप है एबीसीडी। साइड है एल, ये भी एल है और ये भी एल है। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई है, इधर भी आई, इधर भी आई, इधर भी आई, इधर भी आई, हर जगह आई। और एक्स वाई का जो डिस्टेंस है क्लोजेस्ट आर्म से L/2 है, मतलब ये जो है सो L/2 है। द नेट फोर्स ऑन द लूप पर जो फोर्स लगेगा नेट, वो कितना होगा। तो एक वायर में जो फोर्स लगता है वो होता है आई एल क्रॉस बी, ये फोर्स है। यदि कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसमें फोर्स लगेगा आई एल क्रॉस बी, बी है मैग्नेटिक फील्ड, यदि उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब उस पर फोर्स लगेगा। यहाँ पर इस वायर की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है हर जगह। डायरेक्शन किधर होगा, इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला होता है D इक्वल टू म्यू 0 I बाय 2 पाई डी। ये डी है डिस्टेंस, जैसे ये वायर है, यहाँ पर डिस्टेंस डी है, करंट इधर जा रहा है यहाँ। और यदि इस प्लेन की हम बात करें और इस दाहिने तरफ की बात करें तो डायरेक्शन किधर होगा, डायरेक्शन बीओसी वाट लॉ से देखना पड़ेगा, मतलब कि वो बीओसी वाट लॉ है आई डी एल क्रॉस आर बाय आर की। डी एल तरफ अपना फिंगर रखिए, आर तरफ कर कीजिए। यहाँ पर जो है सो नीचे दिखा रहा है, राइट साइड में ये नीचे दिखा रहा है, इसको मैं से इनटू द प्लेन, इनटू दिस स्क्रीन, यहाँ पर ये है। तो राइट साइड में इधर है, लेफ्ट साइड उधर यदि देखते तो आप होता है। आप फिंगर करके देखिए, करंट के डायरेक्शन में फिंगर रखिए, उधर कर्ल कीजिए,
अब ये अप दिखा रहा है लेफ्ट में, तो राइट साइड में वो नीचे होता है। तो यहाँ पर जो फील्ड है वो हर जगह ऐसे है। ये सेम नहीं है हर जगह सेम नहीं है, लेकिन फील्ड ऐसे है और डायरेक्शन और वैल्यू तो यहाँ से दिया जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड एलोंग ए बी हर जगह सेम होगा और डायरेक्शंस तो वो नीचे होगा। नीचे का मतलब है इन टू द प्लेन होगा, अंदर जा रहा है, जो क्रॉस से दिखाते हैं। यहां पर भी हर जगह सेम होगा CD में। अब हम फोर्स देखते हैं। यहां पर जो एंगल है ये L और B के बीच में जो डायरेक्शन है एंगल है वो 90 डिग्री है। L ये साइड है, L तो इस प्लेन में है, हमारे स्क्रीन के प्लेन में है, और B स्क्रीन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। मतलब ये दोनों के बीच के एंगल 90 डिग्री है। ये हमारा सिंपली लिख सकते हैं ILB। I करंट जो फ्लो कर रहा है इसमें, इस लूप में, और L उसका लेंथ और B। लेकिन इसको यदि हम देखें ध्यान से AD, यहां पर डिस्टेंस चेंज हो रहा है इस वायर से, तो B हर जगह चेंज हो रहा है। कोई बात नहीं, यहां पर जो है सो कुछ ये दोनों को जरा ध्यान से देखिए। इसमें फील्ड ये छोटा सा डायरेक्शन लिए, छोटा सा एलिमेंट लिए, वहां पर हम B को समझ सकते हैं कि सेम है, लेकिन डायरेक्शन इसका करंट का इधर है लेफ्ट साइड में। तो ये जो फोर्स लगेगा IL क्रॉस B, उसका डायरेक्शन होगा IL। हम L इस वायर में करंट के डायरेक्शन में अपना फिंगर रखते हैं चारों, उसे कर्ल करते हैं B के डायरेक्शन में, तो ये हमें Y एक्सिस में दिखाता है, Y प्राइम एक्सिस में दिखाता है, और यहाँ पर ये Y एक्सिस में दिखाएगा। आप रख के देखिए, करंट की तरफ चारों फिंगर कीजिए और फील्ड की तरफ से कर्ल कीजिए। जब आप ऐसा करते हो तो आपका फिंगर जो है सो X एक्सिस Y एक्सिस में दिखाता है इधर, और ये दोनों का मैग्नीट्यूड एक्जैक्टली सेम है, क्योंकि फील्ड सेम है, करंट सेम है, ये लेंथ सेम है, तो ये दोनों जगह 0 हो गया है। ऐसे ही हर एक जगह पर ये सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो फोर्स जो लग रहा है AD में और BC में, उसको हम ऐड करते हैं तो 0 हो जाता है। तो इसमें दोनों में मिलाकर फोर्स नहीं लग रहा है। ऐसा नहीं कि इसमें फोर्स लग ही नहीं रहा, फोर्स लग रहा है, लेकिन उसको काउंटर बैलेंस कर रहा है ये फोर्स जो BC में है। लेकिन इधर AB में जो फोर्स लग रहा है वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, CD के में जो फोर्स लग रहा है उसके, लेकिन यहाँ मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है AB में। सो फोर्स जो AB में लग रहा है वो कितना है, μ0 I/2π D है L/2, ये B हुआ, और I स्मॉल I जो करंट इसमें बढ़ रहा है, और L लेंथ कितना है, L लेंथ, डायरेक्शन है L-I। आप निकाल के देखो, करंट की तरफ फिंगर रखें, फील्ड की तरफ उसे कर्ल करें, लेफ्ट में दिखाता है हमारा ये फोर्स का डायरेक्शन, तो फोर्स इसमें इधर लग रहा है -I, और CD में फिर वहां पर भी यही करेंगे, μ0 I/2π। आपकी L जो है सो यहाँ से डिस्टेंस जो है L/2 प्लस A है L, तो L प्लस L/2, और इसका भी लेंथ L है। और डायरेक्शन आपकी देखिए, करंट की तरफ फिंगर रखते हैं, कर्ल करते हैं, तो ये इस डायरेक्शन में फोर्स दिखाता है I में। ये दोनों को ऐड करने पर तो 0 हो ही गया, बाकी ये दोनों को ऐड कर लीजिए। तो फोर्स जो है लूप में लग रहा है, ABCD जो लूप है ABCD, उसमें हुआ AB BC और ऑलरेडी देख चुके हैं AD और BC में 0 हो चुका है, ये दोनों खत्म। तो AB और CD बचा ही है, AB में और CD में। CD को पहले
पहले ए बी को लिखते हैं क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा है, ये कम है L/2 और यहाँ 3L/2 है, तो ये वैल्यू ज़्यादा है। एफ बी उसको पहले लिखते हैं μ0I/2π L टाइम्स 2 I टाइम्स L माइनस μ0I/2π L 3L/2 टाइम्स IL, इतना वैल्यू हुआ माइनस आई की तरफ। जो कॉमन है उसे कॉमन करते हैं, इसमें क्या बचा 1, इसमें क्या बचा 1/3 माइनस आई की तरफ। 2 चला गया, एक L भी चला गया, μ0II/π 3π2, ये आंसर हो गया आपका। 2 μ0II/3π, 2 μ0II/3π, ऑप्शन नंबर 4। और डायरेक्शन लेफ्ट साइड में, तो ये फोर्स इस पर है। तो एक बार फिर हम समराइज कर देते हैं। इस वायर की वजह से फील्ड है, राइट साइड में फील्ड का डायरेक्शन जो है इनटू द प्लेन, प्लेन के अंदर घुस के जा रहा है, और वैल्यू हर जगह से अलग अलग होगा क्योंकि वो डिपेंड करता है इससे डिस्टेंस पर, लेकिन यहाँ पर हर जगह वैल्यू सेम होगा। और फोर्स कितना होता है IL×B। यहाँ पे L इस प्लेन में है, स्क्रीन के प्लेन में, और B जो सो परपेंडिकुलर है स्क्रीन के, तो ये जस्ट ILB होगा, मैग्नीट्यूड जस्ट ILB होगा। उसको हम लिखते हैं B का वैल्यू यहाँ से निकाले μ0 I/2π, डिस्टेंस यहाँ से जो कि L/2 है, और इसका डिस्टेंस है L, उतना ही इसका फोर्स है। वैसे ही फोर्स यहाँ पर निकाले, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए। यहाँ ये दोनों जो फोर्स है BC और AD में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो काउंटर बैलेंस कर ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर फोर्सेस हर जगह अलग अलग लग रहे हैं। तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है वही फोर्स यहाँ भी लग रहा है, एग्जैक्टली सेम, क्योंकि ये दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है। यहाँ पर जो दोनों जगह फोर्सेस लग रहे हैं वो भी सेम, दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है, तो ये काउंटर बैलेंस हो गया। लेकिन इस केस में दोनों में काउंटर बैलेंस नहीं हो पा रहा है क्योंकि दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम नहीं है, इसलिए फोर्स सेम नहीं है। तो ये दोनों को ऐड करके हमने इसको निकाला, तो आ गया 2 μ0I/I/3π, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the kinetic energy of the particle is increased to 16 times its previous value, the percentage change in the de Broglie wavelength of the particle is how much? Okay. यहाँ पर जो है हम दो तरीके से बनाएंगे और दिखाएंगे कि एक तरीका से ये सही नहीं रहता है। वो कौन सा तरीका है? जैसे कि पहले तो डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालते हैं। ये क्या होता है? डी ब्रोगली वेवलेंथ λ/h/p मोमेंटम यहाँ से आता है। यदि हमें मोमेंटम पता है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ पता होगा। हम लोगों का भी यदि मोमेंटम है कुछ है, हम लोगों का भी डी ब्रोगली वेवलेंथ हो सकता है, लेकिन ये वेवलेंथ इतना छोटा आएगा कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं और अपने आप को पार्टिकल कहते हैं, वेव नहीं कहते। अदरवाइज डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगली के वेव पार्टिकल ड्यूलिटी के आधार पर हम लोग भी वेव हैं, लेकिन वो वेव जिसका वेवलेंथ ऑलमोस्ट 0 है, क्योंकि एनर्जी हम लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, मास ज़्यादा है। निकाल कर देखेंगे आप तो एकदम वेवलेंथ बहुत छोटा हो गया। एनीवे, और काइनेटिक एनर्जी जो है उसको के से हम डिनोट करें तो उसको लिख सकते हैं p²/2m। आप देख सकते हो इसे, के को हाफ mv² लिखते हैं, ऊपर नीचे m से मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया p²/2m। वो यहाँ पर लिखा है, उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं p की जगह पर √2m²। ठीक है। अब यहां पर जो है सो क्या कहा उसने,
पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दिया 16 टाइम्स। ये हमारा लैम्डा 1 है, इतना है। लैम्डा 2 कितना है, h/√2m, आपके 16 टाइम्स इसको कर लिया। तो चेंज कितना आया, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2, ये चेंज आया h/√2m के 1 माइनस 1/4। जो इसमें कॉमन है उसको कॉमन कर लिए, h/√2m के कॉमन है दोनों में, यहाँ 1 बचा, यहाँ पर जो है सो 1/√16 बचा, जिसका वैल्यू 4 होता है। तो ये आया h/2m के टाइम्स 3/4। परसेंटेज चेंज पूछा था, चेंज तो पता हो गया, फ्रैक्शनल चेंज निकालते हैं, लैम्डा से डिवाइड कर देंगे पहले वाले लैम्डा से। तो कितना आया, h/√2m के टाइम्स 3/4 होल डिवाइडेड बाय पहला वाला लैम्डा जो है सो ये h/√2m के, ये खत्म हो गया। तो फ्रैक्शनल चेंज कितना आया, 3/4। और यदि परसेंटेज चेंज निकालना है तो जस्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना परसेंटेज 75%। ये आपका आंसर हो गया। अब यहां पर हम एक जगह ये बताने जा रहे हैं कि आपने ये देखा होगा कि कोई भी क्वांटिटी जो है, जैसे यहां पर ये लैम्डा जो है आया है वो कितना है, h/√2m के, जिसको हम लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट हो गया, k का पावर -12, k जो यहाँ पर है नीचे में, इसका पावर -12 लिख सकते हैं। और आपने पढ़ा होगा कि यदि कोई भी फंक्शन है y, यदि x का पावर से 4 है, तो इसमें जो फ्रैक्शनल चेंज है dy/y वो होता है 4 टाइम्स डेल्टा x का x डिवाइड करते हैं। तो ये फार्मूला क्या लगा सकते हैं, ये फार्मूला जो है यहाँ पर, जैसे कि कोई भी फंक्शन है y, x का पावर 4 है, तो y में जो फ्रैक्शनल चेंज आएगा वो x में जो फ्रैक्शनल चेंज आता है उसका टाइम्स पावर होता है। यहाँ पर क्या ये फार्मूला हम लगा सकते तो बहुत इजीली बन जाता है, लेकिन हम यहाँ पर ये फार्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि ये फार्मूला वहीं लगता है जहां पर चेंज जो है सो 10% से कम रहता है। इस केस में कितना चेंज है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दिया 16 टाइम्स, सो 1600% जो है सो बढ़ा दिया। यहाँ पूरा गलत आएगा, आपको निकालना है, निकाल के देख लीजिए। इस फार्मूला के मुताबिक ये कितना आएगा, k का पावर -12 है, तो -12 टाइम्स डेल्टा k/k, -12 टाइम्स, वो माइनस बता रहा है कि घट रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो वेवलेंथ तो घटेगा ही, बस उतना ही बता रहा है, कुछ नहीं। ये कितना है चेंज है 16 टाइम्स किया, पहले था 1, अब कर दिया 16। इंक्रीज टू 16, नॉट बाय, टू 16। पहले 1 था, उसको इंक्रीज किया 16। यदि बाय लिखता तो 16 बढ़ जाता, तो 17 हो जाता है। तो 16 है -1, इतना बढ़ा दिया। ये पुराना वाला है कि कितना हो गया, 16 में से 1 गया 15, 7.5। ये है फ्रैक्शनल चेंज। और परसेंटेज चेंज निकालेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 750%। ये बोल रहा है 750% बढ़ेगा, जबकि रियल में बढ़ा है जस्ट 75%। ये 10 गुना ज़्यादा बढ़ा के बता रहा है, तो ये गलत हो गया। और गलत होने का वजह ये है कि ये वैलिड है केवल जब ये चेंज 10% से कम होता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 10% से कम ही होने पर चेंज होता है, ये वैलिड होता है। ये मैंने रख लिया अपने से 10%, क्योंकि 10% से कम तक में एक अच्छा काम कर लेता है। 10% से जब ज़्यादा होगा तो एरर बढ़ना शुरू कर देता है।
तो यदि क्वेश्चन आपको परीक्षा में पूछे कि कोई भी फंक्शन दे या वो बोल दे अपने से, जैसे कि यहाँ पर अपने से निकालना पड़ा वो फंक्शन, ये है हमारा फंक्शन इस केस में ये, और उसमें जो चेंज है वो यदि 10% के अंदर करे, इवन यदि 2-3 यहाँ पर रहे, मान लीजिए x के साथ में z रहे, z का पावर 3, k का पावर 4 ऐसे रहे, तो सबका ऐड कर देंगे, इसका जो फ्रैक्शनल चेंज आया प्लस इसका जो आया प्लस इसका आया, सबका ऐड करके निकाल लेंगे। लेकिन यदि इंडिविजुअल जो है वो 10% से कम है, जैसे इसका 4%, इसका 7%, इसका 8% ऐसे करके दिया, तब हम काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही 10% से ज़्यादा देना शुरू करेगा तब हमें ओरिजिनल निकालना पड़ेगा, इनमें फुल कैलकुलेशन है। ये अप्रोक्सीमेट है, ये जो मेथड है ये अप्रोक्सीमेट मेथड है, और आपको पता है कि अप्रोक्सीमेट मेथड हमेशा काम नहीं करता, उसका एक कंडीशन होता है। यहाँ पर कंडीशन है कि वो जो चेंज है वो कम रहे। एनीवे, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When an alpha particle of mass m, ठीक है, ये अल्फा पार्टिकल है, मूविंग विद वेलोसिटी v से चल रहा है, ये अल्फा पार्टिकल है, ऑन ए हैवी न्यूक्लियस, बड़ा सा न्यूक्लियस, यहाँ पर इसका चार्ज है Jd, इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम द न्यूक्लियस डिपेंड्स ऑन m। कैसे? इसका मास है m, इधर से जाएगा एकदम नज़दीक तक पहुंचकर, ये मैं दिखा रहा हूँ कैसे अलग रास्ता है, लेकिन वो रास्ता अलग नहीं है, सेम ही है, जस्ट दिखाने के लिए मैंने दिखा दिया कि इधर से गया वापस आ गया, जिस रास्ते से जाएगा उसी रास्ते पर वापस आएगा। और कितना दूर तक आया है? नज़दीक, यहाँ से इसका सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो r0 है। कितना नज़दीक तक आएगा वो वैल्यू, वो जो है r0 कैसे डिपेंड करता है m पर, 1/√m, वही m पर कैसे डिपेंड करता है ये बताना है। तो देखिए, एक मेथड तो ये है कि हम जस्ट कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी लगाएंगे। यहां पर कुछ भी नहीं कहा गया इसके बारे में कि इसका डिस्टेंस कितना है, तो हम कहेंगे इतना दूर है इससे कि इसका जो इफेक्ट है, इसका जो फील्ड है उससे बाहर है, मतलब यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, जब ये यहां पर है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जब ये यहां पर है, नियरेस्ट डिस्टेंस पर है, बी पर है। यहां पर कुछ भी नहीं बताया गया पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो मान लेते हैं 0 है, बहुत दूर है यहां से। काइनेटिक एनर्जी ½ mv², यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं होगा तब तक रुकेगा नहीं, रुकने के बाद में वापस आता है, इधर से जा रहा है, स्पीड कम होते 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 स्पीड रुक गया, 0 हो गया, अब रिटर्न आने लगा, क्योंकि ये फोर्स लगा रहा है, ये रिपेल करेगा ना, दोनों सेम चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ये अल्फा पार्टिकल है, ये मत सोचिए क्या हीलियम प्लस है, दोनों इलेक्ट्रॉन को भगा चुका है, तो इसलिए इस पर चार्ज है और 2 चार्ज है इस पर। ओके, पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ? 1/4πε0 Jd, ये इसका चार्ज हुआ, इसका चार्ज है 2e, और डिस्टेंस दोनों के बीच कितना है? r0। यही है पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो गया। अब यहां से आप जो है सो निकाल सकते हो r0 का वैल्यू कैसे आया, 2 ये 2 2 4 और ये 4 खत्म हो गया, सीधे लिख देते हैं Jd² πε0 m v² और कुछ है क्या, mv² ले गया r, बस यही है। अब इसको देख के बताइए कि r0 r कैसे डिपेंड करता है मास पर, 1/m, यहाँ m है केवल, 1/m, ऑप्शन नंबर 4। तो ये मेथड, ये बहुत इजी मेथड है कि जस्ट हमें कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी देखना है। यहाँ पर कितना एनर्जी है? केवल काइनेटिक एनर्जी ½ mv²। यहाँ पर क्या एनर्जी है? यहाँ पर जाकर रुक गया है, तो केवल पोटेंशियल एनर्जी है, और पोटेंशियल एनर्जी होता है 1/4πε0 मल्टीप्लीकेशन ऑफ चार्जेस, इसका Jd, इसका अल्फा का है 2e,
चार्जेस बाय जो डिस्टेंसेस के बीच का नियरेस्ट डिस्टेंस आर नोट, वो लिखा। यहाँ से आर नोट के वैल्यू निकाल लिया तो आया आर नोट डिपेंड कर रहा है 1/m, बाकी सारे तो कांस्टेंट है। आप यदि चाहो तो इसे काइनेमेटिक्स से भी बना सकते हैं। लेकिन इसमें कैलकुलस आ जाएगा। ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा अल्फा पार्टिकल। कहीं पर है यदि कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस आर पे, फोर्स कितना लगा दोनों के बीच में, वो रिपेल कर रहा है, राइट, ये रिपेल कर रहा है, ठीक है। ये फोर्स है, ये जेडी है, ये 2e है, डिस्टेंस है r स्क्वायर। ये सबको कांस्टेंट को हटाकर हम सिंपली k/r स्क्वायर करते हैं। तो F की जगह पर हम लिख सकते हैं m dv/dt। ये k का वैल्यू है, इसको लिख सकते हैं dv/dt। लेकिन टाइम से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर, तो हम ऐसा करते हैं dr से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि a जो है सो वेलोसिटी बन गया और टाइम खत्म हो गया। ये वेलोसिटी हो गया, dr है, वेलोसिटी है k/r स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया v dv और दूसरा तरफ जाके हो गया k/m dr/r स्क्वायर। दोनों को इंटीग्रेट करते हैं। r जब जो है इन्फिनिटी है तो वेलोसिटी कितना है v, उसने v बोला था, और जब r जो है सो r नॉट का आता है तो इसका वेलोसिटी हो जाता है 0। इसको इंटीग्रेट करें, v का इंटीग्रेशन होता है v²/2, लिमिट नीचे में v ऊपर में 0। यहाँ पर k कांस्टेंट है, बाहर कर लिए, m भी कांस्टेंट है, बाहर कर लिए। यहाँ पर r⁻² है, इंटीग्रेशन 1 बढ़ जाता है, -2 में 1 बढ़ गया, जो पावर है नीचे लिखते हैं इन्फिनिटी टू r नॉट। सब्स्टिट्यूट करें वैल्यूज को, ये v²/2 माइनस, पहले 0 लिखे, 0 माइनस ये v²/2। यहाँ पर ये भी माइनस, बाहर कर लिए, पहले इसका वैल्यू ये है एक्चुअली 1/r, r⁻⁻1 मतलब 1/r है, वही लिखेंगे यहाँ। तो 1/r, पहले r नॉट लिखें, उसके बाद 1/∞ लिखें, जो कि 0 है। माइनस माइनस खत्म हो गया, v²/2 = k/m r नॉट। r नॉट कितना आया, k/2k/m v²। k कांस्टेंट है, तो यहां से भी आप देख सकते हो 1/m आया। लेकिन ये पूरा कैलकुलस यूज करना पड़ेगा और इस तरह से बनाना पड़ेगा। बेहतर है फर्स्ट मेथड से बनाया जाए, क्योंकि टाइम भी कम लगेगा और जल्दी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए न्यूक्लियस रप्चर्स इनटू 2 न्यूक्लियर पार्ट्स। एक बड़ा सा न्यूक्लियस है और 2 पार्ट में ये बट गया, एक ये ऑलमोस्ट इक्वल साइज नहीं, उसका वेलोसिटी बोल रहा है कि 2:1 का वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी है 2v, इसका वेलोसिटी है v। वेलोसिटी का रेशियो है 2:1, तो मान लीजिए 2v, ये भी। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर साइजेस। रेडियस पूछ रहा है, रेडियस का क्या होगा रेशियो। ठीक है, देखेंगे रेडियस, उसका पहले मास देख ले, m, इसका मास कहते हैं m1, इसका मास कहते हैं m2। पहला का मास m1, दूसरा का m2। ठीक है, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, क्योंकि ये रुका हुआ है तो इसका मोमेंटम कितना है 0। इसका भी मोमेंटम 0 होना पड़ेगा, दोनों को मिला के। तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चले, एक लेफ्ट में एक राइट में, चाहे एक ऊपर एक नीचे। हमने लेफ्ट राइट लिया, कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होना चाहिए। चाहे ये रास्ता ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किधर भी हो सकता है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए। और मोमेंटम इसका जो है, यहाँ पर मोमेंटम कितना था 0, फाइनल में मोमेंटम कितना है वो भी 0,
इसका मोमेंटम -2m_v1 2m1v, इसका मोमेंटम मास टाइम वेलोसिटी, मास m2 वेलोसिटी। यहां से हमें m1 और m2 के रेशियो पता चल गया, कितना हो गया 1/2। अब यदि हम एज्यूम करें कि ये जो पार्ट्स हैं, टूटने के बाद नया जो एटम बना है उसका वो स्फेरिकल है, यूजुअली स्फेरिकल ही होंगे क्योंकि स्फेयर का एनर्जी सबसे कम होता है। और दूसरा है, हम एज्यूम करें कि उसका डेंसिटी जो सो सेम है दोनों में, तब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे मास क्या होता है, वॉल्यूम टाइम्स डेंसिटी। ये वॉल्यूम टाइम्स डेंसिटी, डेंसिटी सेम एज्यूम कर लिए। अब वॉल्यूम होता है कितना, स्फेरिकल स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई r1 क्यूब 4/3 पाई r2 क्यूब 4/3 पाई रो चला गया। और यहां से हमें क्या मिला, r1/r2 का पावर 3 इसका 2/2। तो रेशियो जो है उसका रेडियाई का क्या मिला, 3 इधर है, पावर उधर जाएगा 1/3। 1 का कोई भी पावर 1 होता है, 2 का 1/3। ये आंसर है 1:2 to the power 1/3, ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें मैंने क्या किया, जस्ट कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम लगाया, मास के रेशियो पता हो गया, उसको मासेस के रेशियो। और मास जो है सो एज्यूम किया कि स्फेरिकल है और डेंसिटी सेम है, तो मास को लिख सकते हैं वॉल्यूम टाइम डेंसिटी। और उसके बाद में वॉल्यूम को स्फीयर मानकर हमने लिखा 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ से रेडियस का क्यूब आ गया, क्यूब को उधर ले गए तो 1/3 हो गया पावर, और इस तरह से हमें इसका वैल्यू पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक से है, ट्रांजिस्टर से। एक सी एम्पलीफायर है, इसका वोल्टेज गेन दिया हुआ है, वोल्टेज आउटपुट। वोल्टेज गेन का मतलब होता है आउटपुट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनपुट वोल्टेज। ये दिया है 150 और साथ में VI दे दिया है, यहाँ पर ये VI दे दिया है। V0 यहाँ से बैठा कर देख लीजिए, 150/VI मल्टीप्लाई कीजिए 300 cos 15t प्लस π/3। लेकिन यहाँ तक सब कुछ ठीक है, लेकिन ये फेज में प्रॉब्लम है। फेज में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, कुछ फेज और आएगा। होता क्या है, ये फेज जो है सो यहाँ पर पाई होता है, और अभी बता देते हैं। पाई होता है तो वैल्यू आंसर कौन सा हो जाएगा, cos 15t प्लस π/3, और ये पाई, ये दोनों को ऐड करके कितना आया 3 और 1 4 4π/3, और ये 300 तो ये दोनों है, लेकिन फेज जो है सो 4π/3 यहाँ पर है, तो ये आंसर है, ये नहीं। अब सवाल आता है कि फाई जो है सो इतना क्यों है। वो हम बताते हैं कि पहले जो ये सी एम्पलीफायर है इसको बनाइए, यहाँ पे बनाते हैं। इधर से एमीटर, कलेक्टर, बेस। यहां से आउटपुट लेते हैं, इधर ग्राउंड में कहीं पर जाके, या इसको भी ले सकते हैं। ये आउटपुट है, यहां से V0, और यहां पर जो है सो एक सिग्नल दिया जाता है। सिग्नल यहां इस तरह से है। अब क्या होता है कि ये जो है सो ये फॉरवर्ड बायस है,
एमीटर जो है सो फॉरवर्ड बायस है और ये रिवर्स बायस है। तो इसमें यदि थोड़ा सा करंट और बढ़ाते हैं यहाँ पर, जैसे ये सभी पढ़ रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा करंट निकलता है। बहुत ज़्यादा करंट निकलता है तो करंट इधर से होकर जाएगा, तो यहाँ बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। तो यहाँ जो है वोल्टेज कम रहता है। यहाँ वोल्टेज ज़्यादा जब है तो वोल्टेज यहाँ कम रहता है। तो ये जो है सो इस तरह से निकल के चलेगा। जब यहाँ वोल्टेज ज़्यादा है तो यहाँ कम है, और जब वोल्टेज यहाँ कम है तो यहाँ ज़्यादा है। यहाँ से आप देख सकते हो ये जो फेज है वो 180 डिग्री हो जाता है, इसीलिए हमें यहाँ 180 डिग्री लिखना पड़ा इस एम्पलीफायर में। तो ये था आंसर इलेक्ट्रॉनिक्स से ट्रांजिस्टर में। थैंक यू।